Rolling action. मेरा दर्द किसी के लिए हंसी की वजह बन सकता है, लेकिन मेरी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं बननी चाहिए। जिन्होंने ये बात कही है वो और भी ऐसी बहुत सारी बातें कही है जो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का काम करती है। इनकी कहानी एक ऐसी कहानी है जो वाकई में कमाल की है, जो हर किसी को पता होना चाहिए कि ये कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। इनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा ट्रेजेडी है और इनका बचपन ऐसे बीता है कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद ये अपने टैलेंट के बल पे, ये अपने मेहनत के बल पे पूरी दुनिया को खुद के सामने झुका दिया। ये एक वर्ल्ड आइकॉन बन गए। पूरे 75 साल दिए इन्होंने सिनेमा इंडस्ट्री को और एक ज़बरदस्त कॉमेडियन बने जो अपने दर्द को कॉमेडी के ज़रिए छुपाते रहे। ये पूरी दुनिया में जो दर्द फैला हुआ है, जो गरीबी फैला हुआ है, उन सब को हंसी के माध्यम से दिखाते रहे। लोगों को हंसाना वैसे ही मुश्किल होता है, और जब पूरी दुनिया के प्रॉब्लम्स को आप हंसी के माध्यम से दिखा रहे हो तो और ज़्यादा मुश्किल, लेकिन ये इन्होंने करके दिखाया। ये थे एक्टर, डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोज़र, प्रोड्यूसर, द ग्रेट चार्ली चैपलिन। लंदन में 16 अप्रैल 1889 को एक बहुत ही गरीब परिवार में चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ था। इनकी माताजी एक शू मेकर की बेटी थी। इनकी माताजी का नाम था हैना। हैना जो थी वो स्टेज शोज करती थी, वहाँ पे गाना गाती थी, और इनके पिता जो थे चार्ली चैपलिन सीनियर, वो भी गाना गाते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनकी माता पिता की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और इनके पिताजी जो थे वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। और 1891 को जब चार्ली चैपलिन सिर्फ 2 साल के थे, तब इनके पिताजी इनकी माताजी को छोड़ दिया। डाइवोर्स नहीं लिया, लेकिन छोड़ के चले गए। चार्ली चैपलिन के एक और भी भाई था, सिडनी चैपलिन। तो दोनों बेटों के सारी की सारी जिम्मेदारी इनकी माताजी पे आ गई। पैसे कुछ भी नहीं थे। जो इनके पिताजी थे वो एक भी रुपए फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए मना कर दिया। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग जीवन बन गया। रहने के लिए घर तक नहीं था, खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। इनकी माताजी स्टेज शोज के ज़रिए जो भी पैसे आते थे उससे दोनों बच्चों की पेट भरती थी। तो इतना ज़्यादा गरीबी और परेशानी की वजह से इनकी माताजी डिप्रेशन से गुजर रही थी। 1894 में जब चार्ली चैपलिन 5 साल के थे, तब उनकी माताजी हैना चैपलिन स्टेज में गाना गा रही थी और चैपलिन ऑडियंस में बैठे हुए थे। और एकदम से क्या हुआ कि उनकी माताजी की आवाज़ चली गई। चार्ली चैपलिन के माताजी के जो गला है वही एक सोर्स था परिवार में आमदनी के लिए, पर एकदम से उनकी आवाज़ चली गई और जो ऑडियंस जो थे वो हुटिंग करने लगी, जूते चप्पल स्टेज पे फेंकने लगी। तब 5 साल के थे, सिर्फ 5 साल के चार्ली चैपलिन स्टेज पे आ गए और अपनी मम्मी को इमिटेट करने लगे और गाना गाने लगे। इतना छोटा सा बच्चा गाना गा रहा है स्टेज पे। तब पूरी ऑडियंस स्टैंडिंग ओवेशन दे रही थी, चिल्ला रही थी। द ऑडियंस वाज थ्रिल्ड टू सी चार्ली चैपलिन्स परफॉर्मेंस। इतने छोटी सी उम्र में चार्ली चैपलिन ने परफॉर्म करना सीख लिया था। ये उनका पहला एक्सपीरियंस था और उसके बाद लोगों के नज़र में आ गए चार्ली चैपलिन। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी भी इतना सब कुछ आसान नहीं होने वाला है चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी में। 1914 तक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है चैपलिन की ज़िंदगी में। तो अब इनकी माताजी डिप्रेशन में चली गई। एक तो वैसे ही पैसा नहीं है, ऊपर से आवाज़ भी चली गई। चैपलिन मुश्किल से 8-9 साल के थे और तब उनकी माताजी को एसाइलम भेजना पड़ा।
पागल खाना भेजना पड़ा। जब तक माताजी थी तब वो लोग अनाथालय में रहते थे, और जब माताजी चली गई अभी रहने के लिए घर भी नहीं था चार्ली चैपलिन और सिडनी चैपलिन के पास। तो कोर्ट ने क्या किया, इनकी पिताजी को कस्टडी में ली, क्योंकि डाइवोर्स तो हुआ नहीं था पिताजी और माताजी का। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि तब तक इनकी पिताजी दूसरी शादी कर चुके थे। जब चार्ली चैपलिन और सिडनी चैपलिन अपने पिताजी के यहाँ रहने आए तब तक उन लोग अपने पिताजी को जानते तक नहीं थे। उन लोगों ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि बाप का प्यार कैसा होता है। तो ये दोनों छोटे थे और इनको लगा कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन तब इनके पिताजी बहुत ज़्यादा ही शराब पीते थे। बच्चों से उनका कोई भी लेना देना नहीं था, और जो इनके सौतेली माँ थी जिससे इनके पिताजी ने शादी की थी, वो इन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही। तो उसके बाद 1901 में इनके पिताजी का देहांत हो गया, और तब जो है दोनों बच्चे अपनी माताजी के पास रहने चले आए। लेकिन इनके माताजी का दिमाग ख़राब है, वो तो मेंटली इल थी। अब पैसा तो चाहिए सरवाइव करने के लिए। इस वजह से चार्ली चैपलिन स्टेज शोज करना शुरू कर दिए थे और कुछ कुछ पैसा कमाने लगे थे। 1903 में हम देखते हैं कि इनकी माताजी और ज़्यादा बीमार हो जाती है। तब दोबारा इन्हें मेंटल एसाइलम भेजना पड़ा। तो दोनों भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की खाने के लिए, रहने के लिए। एक तरह से कहा जाए तो इन्होंने अपना बचपन देखा ही नहीं। इन दोनों ने बचपन देख ही नहीं पाए। लेकिन फिर भी चार्ली चैपलिन ने हार नहीं मानी। तो उसके बाद अल्टीमेटली हम देखते हैं कि चार्ल्स फ्रोमैन प्रोडक्शन ने एक शर्लॉक होम्स स्टेज शो की सीरीज बना रहे थे। वहाँ पे चार्ली चैपलिन को एक रोल ऑफर किया गया, और जो ये रोल था वो इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया, इतनी बहुत बढ़िया एक्टिंग की कि हर किसी ने इनको बहुत ज़्यादा सराहा। और 16 साल के थे तब चैपलिन। फिर 1906 में इन्होंने एक सर्कस भी ज्वाइन किया, और 1906 में ही इनका भाई सिडनी चैपलिन ने एक कॉमेडी कंपनी ज्वाइन की थी। तब जाके हालात काफ़ी बेटर हुए, और उसके बाद सिडनी चैपलिन ने अपने भाई चार्ली चैपलिन को भी इस कंपनी में लगा दिया। और इसके बाद फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। चार्ली चैपलिन वैसे ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, और जहाँ भी ये कंपनी स्टेज शो करने जाती थी वहाँ पे चार्ली चैपलिन ने कमाल का काम किया। और उसके बाद जब जब ये शोज करते थे तब जो ऑडियंस थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते थे। 1914 में फाइनली हम देखते हैं कि वो वक्त आ गया जब चार्ली चैपलिन जाएंगे अमेरिका। कीस्टोन स्टूडियो में $150 पर वीक, इतने रुपए का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 1913 में, क्योंकि इनके परफॉर्मेंस जो थे वो कीस्टोन के मेंबर्स देख रहे थे और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। तो चैपलिन जो है फाइनली लंदन छोड़ के अमेरिका चले गए। अब दोबारा वो कभी लंदन नहीं आएंगे, और ये सब कुछ हुआ 1914 में। इसके बाद इन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया 2 फरवरी 1914 में। फिल्म का नाम था मेकिंग ए लिविंग। अब इसके बाद जब शुरू में चैपलिन मूवीज़ में काम करते थे तो उनकी डायरेक्टर से बनती नहीं थी। चार्ली चैपलिन चाहते थे कि मूवी की शूटिंग किसी और तरीके से हो, लेकिन डायरेक्टर कुछ और चाहते थे। तो काफ़ी झगड़ा होता था डायरेक्टर और चार्ली चैपलिन के बीच में, और डायरेक्टर डांट भी देता था कि नए नए आए हो और अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहते हो। तो चार्ली चैपलिन ने वहाँ से एक्टिंग शुरू की। देन द ऑडियंस वाज अगेन थ्रिल्ड बाय हिज परफॉर्मेंस। और फिर क्या था, बहुत सारी तारीफ़ें मिली, और चार्ली चैपलिन को तो कॉमेडियन ऑफ द फर्स्ट वाटर बोला जाने लगा। और अगले 1 साल में 35 फिल्में लगातार कर डाली चार्ली चैपलिन ने, और उसमें से उनकी फेवरेट फिल्म द लिटिल ट्रैम्प की भी रिलीज हो गई, जिसमें हम देखते हैं कि चार्ली चैपलिन का जो सिग्नेचर कैरेक्टर है, एक टाइट सूट, एक हैट और लिटिल ट्रैम्प, ये बॉर्न हो गया। उसके बाद चैपलिन ट्रैम्प के नाम से ही जाना जाने लगे। और जब ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए तो 1915 में इन्होंने एक और कंपनी ज्वाइन की, SNA कंपनी। अब देखिए, कहाँ इनके पास पैसे नहीं था,
कौड़ी कौड़ी के मोहताज थे। रहने के लिए घर नहीं था, माताजी कितनी प्रॉब्लम। और अब देखिए $1250 हफ्ते के कमा रहे थे। लाखों लाखों एक हफ्ते के मिल रहे थे। और ये उस समय की बात है, आज की करेंसी में कहा जाए तो करोड़ में जाएगा। एक समय पे चार्ली चैपलिन की जो सैलरी थी वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट से भी ज़्यादा थी। किसी भी देश के प्रेसिडेंट की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन चार्ली चैपलिन राष्ट्रपति से ज़्यादा कमाने लगे थे। बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे और यहाँ से एक अनफॉरगेटेबल जर्नी की शुरुआत हो गई। और लगातार 14 सुपरहिट फिल्में बनाई, जिसमें द ट्रैम्प, द किड, इजी स्ट्रीट, वोगाबैंड, द क्योर, द चैम्पियन, ए डॉग्स लाइफ, द इमिग्रेंट, सोल्जर आर्म्स, द फ्लोर वॉकर, द रिंक, 1 AM, द बैंक, द नॉकआउट, द आइडल क्लास। इसमें से ज़्यादातर कॉमेडी मूवीज़ थी और सटायरिकल कॉमेडी मूवीज़ थी। जो उस समय दुनिया में कैपिटलिज्म था और लोगों का शोषण किया जाता था, उन सब पे एक ज़बरदस्त सटायर था। तो ये चीज़ है। और फिर उसके बाद ये दूसरे कंपनी में चले गए, जिनसे इन्होंने पार्टनरशिप भी की। तब उनका एनुअल इनकम $6,70,000 थी, यानी करोड़ों रुपए एक साल में कमाने लगे थे। हाईएस्ट पेड एक्टर उस समय हो गए थे चार्ली चैपलिन। और ऐसा इसीलिए भी हुआ कि जब 1914 में इनकी मूवीज़ रिलीज हुई तो तुरंत इन्होंने कंपनी से कोलैबोरेट किया और अपनी मूवीज़ को डायरेक्ट भी करते थे, प्रोड्यूस भी करते थे, म्यूज़िक कंपोज भी करते थे और एक्टिंग भी वही करते थे। तो सब कुछ तो चार्ली चैपलिन कर रहे थे, तो इसलिए मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता था वो चार्ली चैपलिन को ही जाता था। इसलिए इन्होंने और भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। और तब वो अपने माताजी के भी बहुत ज़्यादा करीब थे और उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। और इसके बाद इनके और भी बहुत ज़्यादा मूवीज़ आई, जैसे कि द किड, ए वुमेन इन पेरिस, द पिलग्राम। चार्ली चैपलिन को उस समय परफेक्शनिस्ट बोला जाने लगा कि ये एक ऐसा इंसान है जो गलती कर ही नहीं सकता। जो ट्रैम्प में उन्होंने काम किया था, जिसे वो खुद ही डायरेक्ट किए थे, और ये जो कैरेक्टर था ट्रैम्प का, जो चार्ली चैपलिन का सिग्नेचर कैरेक्टर माना जाता है, वो ट्रैम्प फिल्म से ही शुरू हुआ था। और यही कैरेक्टर उनके ज़्यादातर फिल्मों में रही, जहाँ टाइट सूट हो, पुरानी कोट, छोटी सी पैंट और नेक टाई हो, और एकदम पूरा बचकाना कैरेक्टर, जिसे ज़्यादा कुछ पता नहीं हो, जिसके पास गरीबी हो, जो हंसना जानता हो, जो हंसाना जानता हो, और सोशल स्टेटस भी। सूट जो है ये एक तरीके से सटायर था कि इंसान इतना ज़्यादा गरीब है और इधर वो सूट भी पहन रहा है। तो सटारिकल कैरेक्टर बेसिकली प्ले करते थे चार्ली चैपलिन, और ट्रैम्प वैसे ही था, और ये कैरेक्टर आइकॉनिक कैरेक्टर था। फिर उसके बाद गोल्ड रश मूवी आई, सिटी लाइट आई। सिटी लाइट के प्रीमियर में अल्बर्ट आइंस्टाइन चीफ गेस्ट के तौर में आए थे। चार्ली चैपलिन और अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे। 1931 तक तो चार्ली चैपलिन साइलेंट मूवीज़ बना रहे थे, पर 1931 के बाद से ही म्यूज़िक स्कोर देना भी शुरू कर दिए, और इसी दौरान इन्हें ऑस्कर भी मिला था। एक बात यह भी है कि चार्ली चैपलिन को उनकी एक्टिंग की वजह से कभी ऑस्कर नहीं मिला था। अगर देखा जाए तो 1919 में इनको पहला ऑस्कर इसलिए मिला था कि इन्होंने जो जीनियसली काम किया था 1914 से, और 1914 से इनका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क था, इस वजह से 1919 में इनको पहला ऑस्कर मिला था। फिर 1922 में इनका जो मोशन पिक्चर कंपनी है वो इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रही थी, तो उस वजह से 1922 में इनको ऑस्कर मिला था। और फिर आखिर में उसके बाद 1973 में म्यूज़िक कंपोजिंग के लिए मिला था। तो एक्टिंग के लिए इन्हें कभी एकेडमी अवार्ड नहीं मिला। 1936 में इनकी एक और सुपरहिट फिल्म आई, मॉडर्न टाइम्स, और ये फिल्म को चार्ली चैपलिन का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म माना जाता है। फिर 1940 में फिल्म आई द ग्रेट डिक्टेटर,
जिसमें हिटलर और मैसोलिनी का गवर्नमेंट का मजाक उड़ाया गया था। और ये मूवी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आई थी, तो वैसे ही दुनिया वार में थी और उस वक्त हिटलर का मजाक उड़ाया गया था। Fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you, the people have the power. लेकिन यहाँ से चीज़ें गलत होने लगी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चार्ली चैपलिन ने कुछ ऐसे चीज़ें बोल दी थी जो इनके अगेंस्ट चला गया। लोगों को लगा कि वो अपने आप को कम्युनिस्ट बता रहे हैं और स्टालिन को वो जस्टिफाई कर रहे थे और सोशलिस्ट बनने के बारे में कुछ बोल रहे थे। बेसिकली चार्ली चैपलिन यही बताना चाहते थे कि दुनिया में बहुत ज़्यादा दुख है और जहाँ पे भी दुख है उन चीज़ों से बिल्कुल अलग हट जाओ। लेकिन उनको गलत तरीके से लिया गया, लोग कुछ और ही समझे और इनको तो रूसी एजेंट भी बोल दिया गया था, इनको कम्युनिस्ट बोल दिया गया था। तो जब चार्ली चैपलिन इस तरीके से बात करने लगे तब इनका डाउनफॉल शुरू होने लगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो चार्ली चैपलिन की डिपोटिज्म की बात करने लगे थे और अल्टीमेटली 1952 में जब चार्ली चैपलिन लंदन गए थे हॉलिडे मनाने के लिए, तब अमेरिका के तरफ से एक ऑर्डर पास हुआ कि चार्ली चैपलिन अब अमेरिका वापस नहीं आएंगे। एग्जाइल हो गया था चार्ली चैपलिन का, देश निकाला कर दिया गया था चार्ली चैपलिन को 1952 में। चार्ली चैपलिन ने अपने पूरी सक्सेस अमेरिका में देखी थी। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, ये सब चार्ली चैपलिन के दिल के बहुत करीब था। लेकिन इसके बावजूद चार्ली चैपलिन अमेरिका वापस नहीं आ पाए इसके बाद। तब फिर वो लंदन गए, जब वहाँ पे बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने स्विट्ज़रलैंड गए और वहीं पे अपनी आखिरी दम तक रहे। तो 1952 के बाद ये अमेरिका वापस नहीं आ पाए, लेकिन काम ये करते रहे, मूवीज़ प्रोड्यूस करते रहे और आखिरी में भी बहुत सारी अच्छी फिल्में बनाई और बहुत सारे अच्छे म्यूज़िक स्कोर भी दिए, जिसमें से कुछ सुपरहिट मूवी थी लाइमलाइट, मोसिनी और वेरडॉक्स, ए किंग इन न्यू, ए काउंटलेस फ्रॉम हांगकांग। 1962 में चार्ली चैपलिन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी और फिर 1970 आते आते अमेरिका ने भी चार्ली चैपलिन को फिर से रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया और 1972 में उन्हें एकेडमी अवार्ड मिला। जो फिल्म लाइमलाइट थी उसमें बेस्ट म्यूजिक स्कोर के लिए उन्हें ऑस्कर मिला था। 1973 का जो ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी था वो आइकॉनिक था। 1973 में जब चार्ली चैपलिन ऑस्कर लेने जाते हैं उस समय वो बहुत दिनों बाद अमेरिका आए थे, क्योंकि 1952 में तो उन्हें देश निकाला कर दिया था अमेरिका। तो जब ये ऑस्कर लेने आए तब इनको स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी पूरे 2 मिनट तक, और उस समय चार्ली चैपलिन रोने लगे थे। पूरे 2 मिनट तक तालियां बजती रही। इतना ज़बरदस्त और इतना बड़ा हॉनर मिला था इनको, और मिलना भी चाहिए। 1972 में उन्हें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन अवार्ड भी मिला था, और उसी साल उन्हें लिंकन सेंटर फिल्म सोसाइटी में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला। चार्ली चैपलिन एकमात्र ऐसा स्टार थे जिनको हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में 2 बार चुना गया। 1975 में क्वीन एलिजाबेथ ने भी इनको नाइट किया था, और आखिर में 25 दिसंबर 1977 को जब पूरी दुनिया हंसी खुशी में क्रिसमस मना रही थी, तभी दुनिया को हंसाने वाला चार्ली चैपलिन का देहांत हो गया। उनके गुजर जाने के बाद भी बहुत सारे बड़े बड़े नामी दामी अवार्ड्स उनको मिले। उनके 6 फिल्में यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की नेशनल फिल्म लाइब्रेरी में शामिल किया गया। चार्ली चैपलिन जो 75 साल सिनेमा को दिए वो कमाल के थे। वो अंत तक काम करते रहे, कभी भी हार नहीं मानी, और लोगों के चेहरे पे हमेशा मुस्कान बिखेरते रहे। इसी तरह आज 100 साल के बाद भी लोगों के दिल में चार्ली चैपलिन के लिए प्यार और इज्जत बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी।